आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें क्या है, हम ये पढ़ेंगे कि जो पहला वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का कब हुआ था? 1857 में। कब हुआ है? 1857 में। 1757 में, इससे पहले देखें 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी। ठीक है, ये युद्ध हुआ था कब? 1757 में, जब जो ब्रिटिशर्स हैं वेस्ट बंगाल में अटैक किए थे। तब क्या हुआ? वेस्ट बंगाल जीत गए थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को हरा दिए थे। ये 1757 की बात है। फिर इसके बाद 100 साल बाद 1857 में, मतलब इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंडियंस को परेशान करने लगे थे। बहुत से कॉजेस थे जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियंस ने इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्शन उठाए। ठीक है, इस टाइम पे इंडिपेंडेंस नहीं मिली, लेकिन काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स को इससे झटका लगा था। ठीक है, और इंडिपेंडेंस कब हुआ? इंडिपेंडेंट कब हुआ हमारे इंडिया? 1947 में। ठीक है, अप्रॉक्स 90 ईयर्स बाद। इसके कुछ कॉजेज हैं, जैसे हम 4 कॉजेज पढ़ने हैं: पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशियो रिलीजियस कॉजेज एंड मिलिट्री कॉजेज। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज क्या था। पॉलिटिकल कॉजेज ऐसे मीन्स पॉलिटिक्स में, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डलहौजी ने क्या कहा कि जो भी किंग्स हैं, जिन किंग्स के चाइल्ड नहीं है, मीन्स सन नहीं है, जिनके सन नहीं है, उसे क्या करेंगे? डॉटर है तो उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है? सन से। अगर उस किंग के सन नहीं है और किंग की डेथ हो जाती है, तो जो भी उसका किंगडम है, जो वो राजा किंग रूल कर रहा था, उसकी टेरिटरी किसके अंडर में आ जाएगी? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ पॉलिटिकल कॉज थे। जैसे इसे हम शॉर्ट में अभी थोड़ा समझा रहे हैं, फिर इसके बाद डिटेल में देखेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज थे और सोशियो रिलीजियस कॉजेज थे और मिलिट्री कॉज। सोशियो रिलीजियस कॉजेज जैसे मतलब ब्रिटिशर्स क्या कहते थे इंडियंस आर्मी को कि समुद्र को पार करके उन्हें दूसरे देश में जाना है, वहाँ पर उन्हें लड़ाई करनी है। ठीक है, लेकिन इंडियंस हिंदूज थे, वो मानते थे कि समुद्र में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उसे हम नहीं पार करेंगे। उससे क्या हो जाएगा? हमारा जो धर्म है वो भंग हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज, अब मिलिट्री में कैसे हुआ कि ब्रिटिशर्स इंडियन आर्मी को क्या करती थी? उनसे पूरा मतलब इंडियन के लोगों से भी आर्मी थी, आर्मी उनकी थी, इंडियंस के लोग थे और ब्रिटिश के भी लोग थे। अब उस आर्मी में जो ब्रिटिशर्स के आर्मी थे, उन्हें क्या करते? ज़्यादा सैलरी देते थे, इंडियन के आर्मी को कम सैलरी देते थे। तो ये सब कॉजेस थे जिससे इंडियन के लोग क्या हुए? काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और फिर मतलब ऐसा रिवॉल्ट किए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गए। ठीक है, कब? 1857 में। ये 4 कॉज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज। ठीक है, पहला कॉज क्या है? पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉलिटिक्स की वजह से रीजन कौन से थे पॉलिटिक्स की वजह से जिससे वॉर हुई, फर्स्ट वॉर हुई इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सब्सिडियरी अलायंसेस। सब्सिडियरी अलायंसेस क्या है? इसे साइन कौन किए थे? वेलेस्ली। ठीक है, इनका पूरा नाम है रिचर्ड वेलेस्ली। क्या है? रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंसेस को साइन कौन किए? रिचर्ड वेलेस्ली
ये ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा, एक पेपर में लिखा, मतलब जैसे पेपर है कोई चीज़, मान लीजिए कोई लॉ बनाते हैं, उस टाइप से इन्होंने बनाया। क्या कहे, जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, अब इनके पास क्या थी, आर्मी थी, और किनके पास थी, जो किंग्स हैं इंडिया में रूल कर रहे हैं, तो उनके पास भी आर्मी है। आर्मी रखेंगे कि जिससे मान लीजिए अगर कोई बाहर से हमारे यहाँ आक्रमण कर रहा है तो उससे हम क्या करेंगे, रोकेंगे, उससे लड़ेंगे कि हमारे कंट्री को हम बचाएंगे। इस वजह से आर्मी रखे थे। लेकिन रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा किंग्स को कि अब रूल किनका था, ब्रिटिशर्स का था, तो उनको भी ज़्यादा मतलब जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। उस टाइम पे जब इंडियंस में किंग रूल कर रहे थे, तब क्या किए लोग, रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा कि किंग से कि हम अपनी, आप जितनी भी आपके पास आर्मी है उसे आप हटा दीजिए और आर्मी हमें दे दीजिए, ठीक है, जब आपको ज़रूरत होगी आर्मी की तब हम अपनी आर्मी को आपको देंगे, ठीक है। क्या कहे रिचर्ड ने, जितने मतलब किंग्स थे जहाँ पर जा रहे थे, क्या कहे कि जितने भी किंग्स हैं वो सब क्या कर दें, अपनी आर्मी को हटा दें, अपने पास आर्मी ना रखें, और हम अगर आप लोग को ज़रूरत होगी, जिस किंग को ज़रूरत होगी आर्मी की, तो हम आर्मी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स थे, इतने अच्छे तो थे नहीं कि मतलब आप आर्मी मत रखो, हम आर्मी दे देंगे। और क्यों ऐसा कह रहे थे, जिससे वो क्या करेंगे, इंडियन से ही जो किंग्स थे उन्हीं से पैसे लेते थे, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए उन्हीं से पैसे लेते थे और उन्हीं से अपनी आर्मी को मेंटेन रखते थे। अब वो क्या सोचते थे कि बाहर से कोई अगर अटैक करेगा उस एम्परर में या उस टेरिटरी में, तब क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी देंगे उनसे लड़ने के लिए। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स की आर्मी ही उन पर अटैक कर दे, उन किंग पर अटैक कर दे, तब किंग के पास आर्मी नहीं है, तो क्या कर लेंगे, उस टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लेंगे। ये सोच थी किनकी, ब्रिटिशर्स की। वो क्या सोचे थे कि जितनी आर्मी है वो ब्रिटिश के पास है, हमारे पास है, हम क्या करेंगे, जो किंग है, किंग का जो एम्परर है, जो भी टेरिटरी है, जो उनका एरिया है, उसमें हम क्या करेंगे, हम अटैक कर देंगे। किंग के पास कोई आर्मी है नहीं तो हमसे लड़ नहीं पाएगी और हम उस एरिया को कब्जे में कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा। ये क्या थी, सब्सिडियरी अलायंसेस। क्या कहे कि हमें आप पैसे मतलब सब्सिडी देते रहे, मतलब जैसे टैक्स देते हैं वैसे ही वो आर्मी को मेंटेन रखने के लिए किंग से पैसे लेते थे, ठीक है। बहुत किंग्स ने इसे साइन भी कर दिया, इस ट्रीटी को साइन भी कर दिया कि ठीक है, आपकी जो आर्मी है उसके लिए हम पैसे देंगे। अब वो टाइम टू टाइम उनसे पैसे लेते थे। अब मान लीजिए कोई किंग है, वो अगर नहीं पे कर पा रहा है, पैसे नहीं दे पा रहा है, उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो उसे क्या कर देते ब्रिटिशर्स, उसकी टेरिटरी को, उसके एरिया को अपने कब्जे में कर लेते थे, ठीक है। वो पेनल्टी थी जब किंग नहीं दिए। मान लीजिए ये कोई किंग है, ठीक है, ये किंग का एरिया है, मान लीजिए किंग फर्स्ट है, इस किंग का एरिया है इतना। अब किंग से क्या ले रहे हैं, अब जो किंग साइन कर दिए उनसे तो इन्हें पैसे लेने ही लेने हैं। तो उन आर्मी के लिए मान लीजिए किंग के पास एक टाइम ऐसा आया कि ये पैसे नहीं दे पा रहे, तब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनके कुछ पार्ट को, जैसे ये है तो इसके हाफ पार्ट को मान लीजिए अपने कब्जे में कर लिए, या इसका 1/4 पार्ट अपने कब्जे में कर लिए। ये क्या थी, इनकी पेनल्टी थी। एज अ पेनल्टी ये किंग से ऐसे एरिया को अपने कब्जे में कर लेते थे, ठीक है, समझ में आया। यही क्या थी, सब्सिडियरी अलायंसेस। इस ट्रीटी को कौन दिए थे, रिचर्ड वेलेस्ली ने। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स
को कौन इंट्रोड्यूस किए हैं? डलहौजी। कौन इंट्रोड्यूस किए? डलहौजी इंट्रोड्यूस किए। डलहौजी कौन थे? ये जनरल थे, जनरल गवर्नर थे इंडिया के। कब से कब तक? 1848 से 1856 तक। ठीक है, इतने टाइम तक ये जनरल गवर्नर थे। डलहौजी इंट्रोड्यूस किए क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एनेक्स्ड सतारा, नागपुर, झांसी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? इन्होंने क्या कहा डलहौजी ने कि जिस किंग के सन नहीं है या जिस किंग के सक्सेसर नहीं है, उन्हें क्या करेंगे? उस एरिया को कौन कब्जे में कर लेंगे? कौन एनेक्स्ट कर लेंगे? ब्रिटिशर्स। उसे कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ऐसा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में था, डलहौजी ने कहा। फिर क्या हुआ? ऐसे इन्होंने कई एरिया को एनेक्स्ट कर लिए, मीन्स उसको अपने कब्जे में कर लिए, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी। ये कुछ ऐसे एरियाज थे जिसे ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। और ये भी था कि मान लीजिए कोई किंग है, उनके सन नहीं है, तो क्या कि एडॉप्टेड जो सन है, मान लीजिए उन्होंने क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। ये क्या कहे थे कि जो एडॉप्टेड सन होंगे उन्हें किंग तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्हें पेंशन जरूर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर कह दिए, लेकिन ऐसा किए नहीं। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से इन्होंने सतारा को कब्जे में कर लिया, नागपुर, झांसी, इन जगहों पर इनका ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल हो गया। फिर है नवाब्स ऑफ सूरत एंड कार्नेटिक, राजा ऑफ तंजौर। ये सब कुछ ऐसे थे जिन पर इन्होंने पूरा कंट्रोल किया उसके एरिया को। ठीक है, जो भी किंग्स था, राजा थे जो तंजौर के थे या जो सूरत के नवाब थे, ठीक है, उनका जो भी जहां पर जितने एरिया में उनका रूल था, वो रूल किन पर आ गया? ब्रिटिशर्स पर। ब्रिटिश अब वहां पर रूल करने लगे। नाना साहेब अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। नाना साहेब कौन थे? ये अडॉप्टेड सन थे किनके? पेशवा बाजीराव सेकेंड के। पेशवा बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। इनके कोई सन नहीं थे, इस वजह से इन्होंने अडॉप्ट किया नाना साहेब को। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में डलहौजी क्या कहे थे कि जो अडॉप्टेड सन है उन्हें हम पेंशन देंगे। ठीक है, लेकिन नाना साहेब को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये सब भी कॉजेस थे, मतलब इससे भी लोग गुस्सा हुए कि भाई अगर उनसे ऐसा कहा जा रहा है कि एक तो ये कह रहे हैं कि किंग अगर नहीं है उनके सन तो ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा, अगर अडॉप्टेड सन है तो उन्हें पेंशन दी जाए, वो भी नहीं दी जा रही है, जिससे क्या हो रहे थे? इंडियन के जो सिटीजन्स थे इंडिया के, वो सब क्या हो रहे थे? गुस्सा हो रहे थे। और इसी तरह सब्सिडियरी अलायंसेस में भी था कि आर्मी के लिए पैसे भी हमसे ले रहे हैं और हम पर अटैक भी कर रहे हैं। ये सब कुछ कॉजेस थे जिससे इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर लड़ी गई। नेक्स्ट है ह्यूमिलिएशन ऑफ द एम्परर। ह्यूमिलिएशन ऑफ द एम्परर मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो जो भी एम्परर थे पहले उनका अपमान करते थे, मतलब जो भी किंग्स थे या जो भी रूलर्स थे, एम्परर थे, उनका अपमान करते थे। कैसे? बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह सेकेंड कौन थे? ये मुगल एम्परर के ही सक्सेसर थे। कौन थे? मुगल एम्परर के ही सक्सेसर थे। ठीक है, इन्हीं से इनके सामने क्या करते थे? अपमान करते थे। जो इनके पहले के जो भी लोग थे, अकबर थे मुगल में, जो भी बहादुर शाहजहां थे, ये सब जितने भी थे मुगल एम्परर के, उनका अपमान करते थे। ठीक है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग देयर एंसेस्ट्रल पैलेस। मुगल्स ने रेड फोर्ट बनवाया तो उस रेड फोर्ट में भी ब्रिटिशर्स जाने नहीं देते थे। ठीक है, अब इनको बहादुर शाह सेकेंड जो थे मुगल एम्परर के थे, वो क्या कहते हैं? हमारी ये पैतृक संपत्ति है। पैतृक है मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने रेड फोर्ट को बनाया, लेकिन उसी रेड फोर्ट में हमें नहीं जाने दिया जा रहा है।
हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, ये भी कॉज था जिससे ये लोग क्या हुए, गुस्सा हुए और सब इंडिपेंडेंस मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जाने लगे। ठीक है, एक कॉज और है पॉलिटिकल में, इसे नोट कर लीजिए, फिर उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज में एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध मतलब अवध को ब्रिटिशर्स कैसे अपने अंडर में कर लिए, कैसे अवध को कब्जा किए। वाजिद अली शाह रूलर थे, कहाँ के, अवध के। अवध के रूलर कौन थे, वाजिद अली शाह। ठीक है, और इसे अवध को प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्ट माना गया है। क्या माना गया है, प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्ट, मतलब ये सेंटर है इस रिवॉल्ट का। अवध से लड़ाई मतलब अवध से भी देखिए क्या हुआ, अवध से जब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स इस अवध में कब्जा कर लिए, इससे भी लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रोध था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं हमारे साथ। अब अवध को कैसे कब्जे में किए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या कहते हैं कि आर्मियों के लिए इन्हें पैसे देने हैं। ठीक है, सॉरी सब्सिडियरी अलायंस में पैसे देने हैं। अवध में मतलब ब्रिटिश की जो भी आर्मी थी वहां पर अवध में, उन्हें पैसे लेते थे अवध के किंग से, वाजिद अली शाह से। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि ये पैसे पे नहीं कर पाए, पैसे मतलब जो भी करेंसी थी या जो भी चलता था वहाँ उस टाइम पे वो नहीं दिए, उनकी हेल्प नहीं हो सकी, तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया, अवध को पूरा अपने कब्जे में कर लिया कि इन्होंने आर्मी के लिए हमें पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए वो एज अ पेनाल्टी अवध को क्या कर लिए, पूरा अपने कब्जे में कर लिए, जिससे वहाँ के जो अवध के रूलर थे वाजिद अली शाह वो भी और वहाँ के जो भी सिटीजन थे वो सब के अंदर क्रोध आया, गुस्सा हुए कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये क्या हुआ, पॉलिटिकल कॉज हुआ। नेक्स्ट कॉज हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। नेक्स्ट कॉज क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक मीन्स ऐसे कौन सी कंडीशन थी पैसों की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, जिससे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब ये रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, रिवॉल्ट 1857 में। पहला कॉज है पुअर कंडीशन ऑफ पीजेंट्री। पुअर कंडीशन कैसी हुई पीजेंट्री की, कि जो पीजेंट्री थी मीन्स जो भी फार्मर्स थे वो क्या थे, मतलब फार्मिंग करते थे, लेकिन उन फार्मर से ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा टैक्स ले लेते थे कि फार्मर टैक्स पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स, मतलब जितना वो अपने फार्मिंग में नहीं कमा पाते थे मतलब उनकी बहुत कम बचत होती थी। ठीक है, टैक्स बहुत ज़्यादा ले लेते थे, या फिर जो भी मतलब फार्मर्स किसी से लैंड लिए हुए हैं एग्री फार्मिंग करने के लिए, उस लैंड को भी लोन मतलब उस लैंड को भी देना रहता था, जिससे लैंड लिए उसका भी पैसे उन्हें देने पड़ते थे और ब्रिटिशर्स को भी टैक्सेस देने पड़ते थे। इस वजह से क्या हुआ, फार्मर जो थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फार्मर्स क्या हो गए थे, बहुत उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, और है फार्मर्स से टैक्स बहुत लेते थे फार्मर, और ज़्यादातर फार्मर्स फिर क्या बन गए थे, ब्रिटिश जो भी आर्मी थी उसमें ज्वाइन हो गए थे, क्योंकि फार्मर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। ब्रिटिश ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे इनसे। ठीक है, और जो फार्मर है लैंड अगर किसी से लिए हुए हैं उन्हें भी लोन देना रहता था, वो भी पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट, इंडिया में जो इंडियंस थे कुछ लोग थे वो खुद से हैंडीक्राफ्ट करते थे, मतलब खुद से वो सामान बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी मीन्स कपड़ों की इंडस्ट्री थी, कॉटन से बने कपड़े बनाते थे, ये इंडिया में थी। लेकिन क्या हुई, ब्रिटिशर्स
ने ऐसा कर दिया, हैंडीक्राफ्ट्स को और इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बंद कर दिए। कैसे बंद कर दिए? इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू इंडिया। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हैंडीक्राफ्ट जो भी हाथ से बनने वाली चीजें थी इंडियंस खुद बनाते थे और उसे बेचते थे, उनका क्या था, एक कमाई थी उनकी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन सब चीजों को बंद कर दिया और अपने गुड्स को, जो ब्रिटिश के गुड्स थे, जो यूरोप में गुड्स बनते थे, उन गुड्स को क्या कर दिए, इंडिया में ला करके उन्हें इंडिया में बेचने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा सामान इंडिया की मार्केट में बेच दिए, मतलब इंडिया की मार्केट में ला दिए। इससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट और जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बंद हो गई। ठीक है, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन सिल्क गुड्स फ्रॉम इंडिया रिडक्शन हो गया। किसका? पहले इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करते थे, कॉटन से गुड्स बनाते थे, सिल्क से गुड्स बनाते थे, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनता था कॉटन से, सिल्क से, उसे इंडियंस बनाते थे, इंडिया में भी बेचते थे और एक्सपोर्ट करते थे, मतलब बाहर भी दूसरे कंट्रियों में बेचते थे। उससे एक वेल्थ उनकी अच्छी होती थी, मतलब पैसे उनके पास आते थे। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करा दिए, उससे क्या हुआ, कॉटन का और जो सिल्क से गुड्स बनते थे उनका एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। कब? मिडल 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में मिडल मतलब इसके ही आसपास, 1850 के आसपास। ठीक है, एक कॉज तो ये हो गया। नेक्स्ट कॉज अगर हम देखें तो इजी एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इजी एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मतलब बाय रॉ मटेरियल्स एंड सेल गुड्स इन इंडिया। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते थे और फिर अपने यहाँ गुड्स बना करके इंडिया में बेच देते थे। ठीक है, जो भी इंडिया में जो इंडियंस की ही इंडस्ट्री थी या जो भी आदमी अपने हाथ से बनाते थे उसे बंद करा कर क्या कर दिए, इंडिया से जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनसे जबरदस्ती खरीदते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल को लेते थे और अपने ब्रिटिश में भेज करके वहां से गुड्स, फाइनल गुड्स बना करके वापस इंडिया ले आते थे और इंडिया में बेच देते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदे, गुड्स बनाए अपने यहाँ और इंडिया में बहुत ढेर सारा यहाँ पर गुड्स बेच दिए, मार्केट में ला दिए। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड स्टीम शिप्स एंड रेलवेज। ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया, स्टीम शिप और रेलवेज, मतलब ब्रिटिश ने रेलवे बनवा दिया, ट्रेन्स बनवा दी और स्टीम शिप्स मतलब शिप्स बनवा दिए, जिससे ओशियन के थ्रू, सी के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके और रेलवे के थ्रू जो ट्रेन्स हैं उनकी हेल्प से भी एक्सपोर्ट हो सके। ज़्यादातर जो गुड्स लाया जाता था यूरोप से, मतलब ब्रिटिश से यहाँ इंडिया में मार्केट में, इंडिया के मार्केट में लाते थे, सबसे ज़्यादा कहाँ किससे लाते थे, रेलवे के हेल्प से। ठीक है, रेलवे से सारे गुड्स को अपने यहाँ से ला करके इंडिया में बेचते थे। ठीक है, ये कॉज है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और कॉजेस देखते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड्स ज़्यादा बिकने लगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, मतलब जो हाथ से बनाए जाते थे, तो क्या थोड़ा कॉस्टली पड़ते थे। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली थे। अब ब्रिटिश क्या किए, इंडिया से सस्ते दामों में रॉ मटेरियल लिए और फिर मशीनरी के थ्रू गुड्स बहुत ढेर सारे बनाए, उसको थोड़ा चीप रेट में बेचने लगे, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश के गुड्स और ज़्यादा बिकने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो लोग मतलब जो लोग ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिन लोगों की, या जो लोग हैंडीक्राफ्ट थे, उनके अंदर
गुस्सा हुए वो किस चीज के लिए कि हमारा गुड्स क्या हो रहा है, बिक नहीं रहा है, हम क्या हो गए, बेरोजगार हो गए और गुड्स किनका बिकने लगा, ब्रिटिश का। इस वजह से ये लोग भी ब्रिटिश के खिलाफ गए, अगेंस्ट में गए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, मीन्स बेरोजगारी इंक्रीज हो गई। जो इंडिया के सिटीजन्स थे उनकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। कैसे? पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियन वर थ्रोन आउट। जो भी ड्रामेटिस्ट थे या जो भी पोएट्स थे, राइटर्स थे और म्यूजिशियन, वो क्या करते थे, राइटर्स बुक लिखते थे, उससे वो पैसे कमा लेते थे। म्यूजिशियन गाना गा करके, ड्रामेटिस्ट ड्रामा करके और पोएट्स पोएटिक्स लिख करके, पोएम सुना करके क्या करते थे, कमाई कर लेते थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, इन सब चीजों को बंद कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, इन सब चीजों को बंद कर दिए। फिर आता है, फिर और क्या किए, पंडित्स एंड मौलवीज लॉस्ट देयर पावर। पंडित कौन थे, पंडित जो हिंदुओं में रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे। मौलवीज मीन्स मौला कौन थे, जो मुस्लिम्स में जो भी रिचुअल्स होते थे उन्हें परफॉर्म कराते थे। इनसे भी पंडित और मौला क्या करते थे, उनकी कमाई हो जाती थी। लेकिन इन सब चीजों मतलब इनकी पावर को भी ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी। ठीक है, और क्या था, एक मतलब ऐसे थे कि जो हाई कास्ट के थे या जिनके पास काफी ज्यादा पैसा था, वो क्या करते थे, जो गरीब लोग थे, जो पुअर है, उनकी हेल्प कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने सब चीज को बंद कर दिया। अब सब क्या हो गए, सब अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, सब अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, सब बेरोजगार हो गए। सब चीजों को, जो भी मतलब कमाई का सोर्स था लोगों का, उन सब चीजों को ब्रिटिशर्स ने बंद करा दिया। ठीक है, वो क्या चाहते थे, वो ये ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो भी चीजें हो या जो भी चीजें अगर इंडियंस कर रहे हैं तो हमसे ले और हमें पैसे मिले। ठीक है, पावर को, उनकी पावर को सब खत्म कर दिए। इससे भी बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हुए, उससे भी लोग गुस्सा हुए और जो पंडित थे, मौलवीज थे, ये लोग की भी पावर खत्म हो गई, इससे भी ये लोग भी गुस्सा हुए। ठीक है, नेक्स्ट है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, मतलब जो इंडिगो की खेती करते थे, इंडिगो प्लांटेशन करते थे, खेती करते थे, उनके साथ इन ब्रिटिशर्स बहुत मतलब बुरा व्यवहार था इनका। ठीक है, फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एंड टी, फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एंड टी। ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, उन्हें फार्मर्स को, पीजेंट को जबरदस्ती फोर्स करते थे कि आप लोग क्या करना है, इंडिगो और टी की खेती करनी है। ठीक है, जो भी कल्टीवेशन करना है वो किसकी करनी है, इंडिगो की और टी की। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें ये दिया हुआ है कि इंडिगो कल्टीवेटर्स थे जो इंडिगो की खेती करते थे, उनसे जबरदस्ती इंडिगो और टी की खेती करवाते थे और सबसे मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान किया गया था इंडिगो कल्टीवेटर्स को। हिस्ट्री में बताया गया है कि पूरे हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडिगो कल्टीवेटर्स को ब्रिटिशर्स ने उन्हें परेशान किया था। ठीक है, बहुत मतलब गलत ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता था। यहां समझ में आया। इंडियंस हैड टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी। इंडियंस ने बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी को फेस किया, मीन्स बहुत ही ज्यादा गरीबी को इंडियंस ने फेस किया, क्योंकि सारी जो भी कमाई का सोर्स था वो सब ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया। उनके पास कोई कमाई नहीं थी, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था और
पूरी तरह उनको सैलरी भी नहीं दी जाती थी। ठीक है। 12 मेजर फेमाइंस बिटवीन 1770 एंड 1857। 1770 से 1857 में 1770 और 1857 के बीच में 12 मेजर फेमाइंस आए। मतलब 12 बार ऐसा हुआ कि जो इंडिया के लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है। एकदम अकाल पड़ गया था, उनके खाने के लिए नहीं था, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी हो गई थी और बहुत ही पुअर कंडीशन आ गई थी। ठीक है। 1770 से 1857 में 12 बार, ठीक है, आई कई बार है, लेकिन बहुत मेजर, जो बहुत मेजर मीन्स बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन हो गई थी, वो कितनी बार? 12 बार। ठीक है। समझ में आया इकोनॉमिक कॉजेज? नोट कर लीजिए इसे। फिर हम देखते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज। नेक्स्ट कॉजेज क्या है? सोशियो रिलीजियस कॉजेज। सोशियो रिलीजियस कॉजेज में पहला देखते हैं इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ बहुत ही बेकार ट्रीट करते थे, बहुत बेकार तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे। ठीक है। अब जो इंडियंस थे क्या मानते थे? हाई का मतलब लोअर कास्ट, हायर का अपर कास्ट, ये सब चीज़ें मानते थे। लेकिन ये क्या किए, एक ही साथ मतलब हायर कास्ट के जो लोग हैं, अपर कास्ट के लोग, उन्हें भी एक ही काम में डाल दिए। जो लोअर कास्ट के हैं उनको एक साथ मतलब अपर कास्ट के लोगों को और लोअर कास्ट के लोगों को एक साथ काम करने दिया जा रहा था। दोनों सेम सैलरी थी और एक ही साथ उन्हें कहीं भी अगर भेजना है तो एक साथ भेजते थे, एक साथ रहने के लिए देते थे। तो इन सब चीज़ों से भी ये लोग क्या हुए, इंडिया के लोग के अंदर क्रोध आया कि अपर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोग एक साथ मतलब कैसे रह रहे हैं। ठीक है, समझ आया? फिर है और इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया जाता था। नेक्स्ट है टैम्परिंग विद सोशल कस्टम्स। जो सोशल कस्टम्स थे मतलब जैसे कस्टम थे सोशल में, जैसे सती सिस्टम है, ये सब चीज़ें पहले क्या मानते थे कि किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी, उसकी वाइफ को भी उनके साथ जला दिया जाता था। ठीक है। उस पर इंटरफेयर करने लगे ब्रिटिशर्स और रीमैरिज एक्ट की जो विडो है, जो विधवा है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी फिर से शादी हो सके। तो ये सब चीज़ें मतलब कैसे था, सती सिस्टम में हस्बैंड के साथ वाइफ को भी जला दिया जाता था। जो विडो थी, विधवा थी, उनको दोबारा शादी नहीं करने देते। तो ये सब चीज़ें थी जिस पर इंटरफेयर कौन किए? ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक abolished customs of sati in 1829 with support of राजा राम मोहन रॉय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया? सती जो कस्टम सती सिस्टम था उसको बैन किया, उसको रोका। ठीक है। कब? 1829 में जिसका सपोर्ट राजा राम मोहन रॉय ने भी किया कि जो सती सिस्टम है, वो क्या है? ये गलत है। ठीक है। हस्बैंड के साथ वाइफ को अब नहीं जलाया जाएगा। ये सती सिस्टम को कौन रोके, कौन बैन किए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जिसका सपोर्ट राजा राम मोहन रॉय ने भी किया। सती सिस्टम कब बंद हुआ? 1829 में। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट दिया, विडो रीमैरिज एक्ट। लॉर्ड कैनिंग ने एक्ट कौन सा दिया? रीमैरिज एक्ट। अब क्या हुआ? सती सिस्टम बंद कर दिए तो जो औरतें थी वो क्या हो गई? विधवा हो गई। मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई, पहले साथ जला दिया जाता था, फिर क्या हुआ? हस्बैंड की डेथ होने के बाद वो क्या हो गई? वो वुमेन विधवा हो गई, विडो हो गई। तो इन्होंने एक्ट दिया कि ये फिर से शादी कर सकती हैं। ठीक है, अगर वो चाहती है तो वो फिर से शादी कर सकती हैं। ये एक्ट दिए कौन? लॉर्ड कैनिंग ने, जिसे
डलहौजी ने इस एक्ट को पास कर दिया कि जो विडो है वो रीमैरिज कर सकती है, वो फिर से शादी कर सकती है। डलहौजी ने इसे कब कहा? 1856 में इसे साइन कर दिया। ठीक है, एक्ट लाए कौन? लॉर्ड कैनिंग, और इसको चालू कौन किए? डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? इन्होंने सोशल कस्टम पर इंटरफेयर करने लगे। नेक्स्ट है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या है? 1850 में। इस एक्ट में क्या हुआ कि जो हिंदुइज्म थे उनको दूसरे कास्ट में या दूसरे रिलीजियस में चेंज करने के लिए कहने लगे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने लगे? जो हिंदुइज्म थे, जो हिंदू के लोग थे या जो भी सिटीजन थे इंडिया के, उन्हें दूसरे रिलीजियस को अपनाने के लिए कहने लगे। ठीक है, किस एक्ट में? रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850 में। समझ में आया? नोट करिए। नेक्स्ट कॉजेस देखते हैं। नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस कॉजेस। सोशल रिलीजियस कॉजेस का नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियनिटी को और क्या करने लगे? प्रचार करने लगे। जो क्रिश्चियनिटी थी, उनका रिलीजियस था ब्रिटिशर्स का, क्रिश्चियन, उसको क्या करने लगे? और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे और उसको ज़्यादा प्रचार करने लगे। बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1830 से क्या करने लगे? क्रिश्चियनिटी को और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे। क्रिश्चियन मिशनरीज क्लास्ड विद हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो क्रिश्चियन के मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन के लोग थे, या जैसे पादरी कह लेते हैं, तो वैसे जो क्रिश्चियन में थे वो क्या करने लगे? हिंदू से और मुस्लिम से कहने लगे कि आपको क्या करना है? रिलीजियस अपना चेंज करके क्रिश्चियन में आ जाइए। ठीक है, उनसे लड़ाई भी करते थे अपने रिलीजियस में शामिल होने के लिए। ठीक है, कहते थे अपने रिलीजियस को चेंज कर लीजिए। समझ में आया? प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन रिलीजियस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे और सबको कहने लगे कि अपने रिलीजियस को क्या कर लीजिए? चेंज कर लीजिए क्रिश्चियन में। नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को भी एक्सपेंड करने लगे, प्रचार करने लगे। ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन। जो क्रिश्चियन के मिशनरीज थे वो क्या करने लगे? कंपलसरी करने लगे वेस्टर्न एजुकेशन को, कि जहाँ पर अगर एजुकेशन दी जाएगी वहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन जरूर दी जाएगी, कंपलसरी कर दिए। ठीक है, ओरिएंटल लर्निंग क्या है? ओरिएंटल लर्निंग जो मतलब इंडिया में जो नॉर्मल लर्निंग थी या जो नॉर्मल एजुकेशन थी वो थी, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या कर दिया? जो ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्या कर दिया? अपनी लर्निंग को, अपनी एजुकेशन को इंडियंस के लोगों को जबरदस्ती बताने लगे। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को जबरदस्ती इंडिया के जो लोग थे, जो पढ़ रहे थे, उन्हें देने लगे। ठीक है, उन्हें इस एजुकेशन को प्रोवाइड करने लगे और ओरिएंटल लर्निंग थी उसको बंद कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी आई, जैसे रेलवेज और टेलीग्राफ है। रेलवे सिस्टम, ठीक है, टेलीग्राफ है ऐसा सिस्टम जिससे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। ठीक है, ट्रैवल साइड बाय साइड इन रेलवेज। जो अपर कास्ट के लोग थे या जो लोअर कास्ट के लोग थे, मतलब ब्रिटिशर्स के अलावा जो लोग थे वो रेलवे के साइड में चढ़ के जाते थे। ठीक है, उन्हें अंदर बैठने की एंट्री नहीं दी जाती थी और उन्हें ट्रैवल किस में कराया जाता? साइड में। ठीक है, रेलवे के साइड में खड़े होकर उनको ट्रैवल करना पड़ता था। ठीक है, रेलवे और टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी ये नई आई और जो हिंदूज थे या जो भी इंडिया के लोग थे,
ब्रिटिशर्स के अलावा उन्हें ऐसे ही ट्रैवल करने दिया जाता था। समझ में आया इतना? ये क्या था? सोशियो रिलीजियस कॉजेज। नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट कॉजेज देखते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉज। नेक्स्ट कौन सा कॉज है? मिलिट्री कॉज। पहला है इल ट्रीटमेंट ऑफ सिपॉयज। सिपॉयज क्या है? जो मिलिट्री है, जो सोल्जर्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सिपॉयज कहते हैं। ठीक है। इल ट्रीटमेंट मतलब जो भी सिपॉयज थे या जो भी सोल्जर्स थे, इंडियंस, जो इंडिया के सोल्जर्स थे, जो उनकी आर्मी में ज्वाइन किए गए थे, उनके साथ इल ट्रीटमेंट मीन्स बहुत बेकार तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है। सोल्जर्स वर पुअरली पेड, इल फेड एंड बैडली हाउस्ड। जो भी सोल्जर्स थे, इंडिया के जो सोल्जर्स थे, उनके आर्मी में ज्वाइन किए गए थे ब्रिटिशर्स में, तो वो क्या करते थे? पुअरली पेड मीन्स पैसे, जो उन्हें सैलरी दी जाती थी, वो ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में, जो ब्रिटिश के आर्मी थे उनके कंपैरिजन में इंडियंस के लोगों को कम दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है इल फेड। इल फेड मतलब जो भी उन्हें खाना दिया जाता था वो भी बेकार दिया जाता था। ठीक है। जो इंडियंस के आर्मी में ज्वाइन थे लोग, उनको बेकार खाना दिया जाता था, और जो ब्रिटिशर्स के थे उन्हें अच्छा दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है बैडली हाउस्ड, मतलब बहुत बेकार घर थे, उसी में वो रहते थे इंडिया के लोग। ठीक है। इंडियंस आर्मी जो थे वो बैडली हाउस मीन्स घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, ढंग से वो बना नहीं हुआ था, उस कंडीशन में इन्हें रहना पड़ता था। और ब्रिटिशर्स के कैसे रहते थे? काफ़ी अच्छे घरों में रहते थे। नेक्स्ट है हाईएस्ट पे सूबेदार। सूबेदार क्या है? ये एक पोस्ट है। ठीक है। जो मिलिट्री में सोल्जर्स में एक पोस्ट है सूबेदार, वो हाईएस्ट पे थी। सबसे ज़्यादा पेमेंट किस में थी? सूबेदार में। लेकिन वो इसकी जो पेमेंट थी वो किससे कम थी? जो ब्रिटिश के लोग नए नए ज्वाइन किए हैं, जो ब्रिटिशर्स के लोग हैं आर्मी में नए न्यूली ज्वाइन किए हैं, उनकी सैलरी से भी कम सैलरी थी किसकी? सूबेदार की। ठीक है। सूबेदार पोस्ट थोड़ा बड़ी है, लेकिन और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता था। सबसे ज़्यादा मतलब जो इंडिया के लोग, जो इंडियंस है आर्मी है, उसमें जितनी भी पोस्ट हैं उसमें उस पोस्ट में, सूबेदार पोस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता था। और ये सूबेदार पोस्ट में इतना कम पैसा दिया जाता था, ब्रिटिशर्स के अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ब्रिटिशर्स के आर्मी न्यूली ज्वाइन किए गए हैं सोल्जर्स में, आर्मी में, उनसे कम सैलरी इनकी होती थी। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंडियंस आर्मी में सबसे ज़्यादा सूबेदार पोस्ट को पैसे मिलते थे, और अगर ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में हम देखें तो जो न्यूली ज्वाइन करते थे उनसे भी कम इनकी सैलरी होती थी। ठीक है। इन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन होने के कोई चांसेस नहीं थे। प्रमोशन सिर्फ किनके होते थे? जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स के मतलब सोल्जर्स हैं, सिर्फ प्रमोशन उन्हीं का होता था, इंडियंस के लोगों का प्रमोशन नहीं होता था। मान लीजिए कोई रिसलदार, ये भी पोस्ट है आर्मी में, मिलिट्री में, कोई रिसलदार ज्वाइन किया तो जब रिटायर होगा वो रिसलदार पोस्ट में ही रिटायर होगा। अभी हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे कुछ टाइम बाद क्या करते जाते हैं, उस पोस्ट में प्रमोशन करते जाते हैं। ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडियंस के लिए कोई प्रमोशन नहीं था। प्रमोशन था तो किनके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। प्रमोशन, जितना प्रमोशन होता था उतना ज़्यादा पैसे भी उन्हें मिलते थे। अब कोई रिसलदार में ज्वाइन किया तो वो रिसलदार में ही रिटायर होगा, कोई सूबेदार में ज्वाइन किया तो सूबेदार में ही वो रिटायर होगा, उसमें कोई प्रमोशन नहीं होता था। ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस इंटरफेरेंस, मतलब जो सोशली जो रिलीजियस था उस पर भी ये लोग इंटरफेयर करने लगे ब्रिटिशर्स, जैसे कल्चरल सिग्निफिकेंस, बियर्ड और टर्बन। अब
मान लीजिए किसी का कस्टम है, कोई कल्चर है, वो मानते हैं कि हमें बियर्ड रखनी है, दाढ़ी रखनी है, तो उनका कल्चर है, उस रिलीजियस का कल्चर है। और टर्बन मीन्स पगड़ी पहनना, ये उनका कल्चर है। लेकिन ब्रिटिशर्स इन सब चीज़ों को बंद कर दिए, इन सब चीज़ों पर रोक लगा दिए कि कोई भी आदमी इस कल्चर को, इस कस्टम को नहीं अपनाएगा। जैसे ना तो वो दाढ़ी रखेगा और ना ही वो टर्बन को पहनेगा, मीन्स पगड़ी को पहनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पर इंटरफेयर करने लगे। नेक्स्ट है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 क्या है? ये एक्ट है कि लोगों को, जो इंडिया के आर्मी थे, उन्हें बाहर देशों में भेजने लगे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स को भी भेजते थे, जो ब्रिटिश के आर्मी थे उन्हें भी भेजते थे। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि उन्हें डबल सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अगर वो बाहर काम कर रहे हैं तो उन्हें डबल सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन डबल सैलरी नहीं मिलती थी। और इसमें क्या है, आउट ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के बाहर लड़ने के लिए भेजते थे। और कैसे? इन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने सी वॉयजेस, मतलब कि समुद्र को पार करके, ओशियन को, सी को पार करके जाओ और वहां पर लड़ाई करो। ठीक है, ऐसा कहने लगे। कुछ मतलब आर्मी में जो ब्राह्मण थे वो क्या करने लगे, इस पर अपोजिशन करने लगे। वो मानते थे ताबू फॉर ब्राह्मण्स, ये मानते थे ब्राह्मण कि जो सी है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है उस पर, क्योंकि जितने भी गंदगी है वो सब कहाँ जा रही है? ओशन में जा रही है, सी में जा रही है। तो ब्राह्मण्स क्या मानते थे? ताबू। ताबू मतलब होता है कि ब्राह्मण्स उन्हें अपमानजनक मतलब ये मानते थे कि बेकार है, अगर हम इस पर सी पर अगर हम जाएंगे तो इससे क्या होगा? ब्राह्मण रिलीजियस का अपमान होगा। ठीक है, ताबू मतलब है अपमान। ब्राह्मण्स ये मानते थे कि सी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और अगर हम उसमें जाएंगे तो हमारा रिलीजियस क्या हो जाएगा? इसका अपमान होगा। ठीक है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती भेजा जा रहा था। 1884 में 47th रेजिमेंट ऑफ सिपाहीज एट बैरकपुर टू बर्मा। 1824 में 47th रेजिमेंट ऑफ सिपाहीज मीन्स जो सोल्जर्स है, उनका 47th रेजिमेंट जो था वो क्या किया? बैरकपुर से बर्मा के लिए भेजने के लिए कहे थे। 1824 में क्या कहे? बैरकपुर से सी के थ्रू कहा जाए? बर्मा में जाएं और वहां पर लड़ाई करें। ठीक है, जिससे ब्राह्मण्स ने क्या किया, वहां के जो भी आर्मी थे उन्होंने मना किया, लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशान किए। ठीक है, वहां भेजने के लिए बर्मा में। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है डेनियल ऑफ अलाउंस। अलाउंस मतलब होता है भत्ता। ठीक है, भत्ता क्या है? फॉरेन सर्विस अलाउंस। फॉरेन सर्विस अलाउंस भत्ता मतलब ये है कि जो फॉरेन सर्विस दी जाती थी लोगों को, फॉरेन सर्विस मतलब इंडिया के आर्मी है तो इंडिया के लोगों को बाहर दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रियों में भेजते थे वहाँ पर सर्विस करने के लिए। वहाँ पर जो भी काम होता था या जो भी लड़ाई करने आए उन्हें भेजते थे। भत्ता क्या था कि जो जाएगा मतलब जिन्हें भेजते थे उनकी सैलरी को डबल करना था। ठीक है, लेकिन सैलरी डबल नहीं करते थे। इंडिया के जो लोग थे, जो आर्मी थे, उनकी सैलरी डबल नहीं करते थे। जो ब्रिटिशर्स के जाते थे फॉरेन सर्विस करने, उनकी सैलरी को डबल करते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर क्रोध आया कि ये लोग गलत कर रहे हैं हमसे। एक तो फॉरेन सर्विस भी हमसे करा रहे हैं, हमें डबल सैलरी मिलनी चाहिए और डबल सैलरी नहीं दी जाती थी और देते भी नहीं थे, मतलब डबल सैलरी भी नहीं देते थे। और कभी कभी ऐसा करते थे कि जितनी सैलरी उन्हें मिल रही है
उससे भी कम सैलरी आर्मियों को देते थे। ठीक है सर, तब क्या हुआ, जितने भी आर्मी थे, आर्मी के जो भी सिपाहीज थे, वो सब क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे, अगेंस्ट में जाने लगे, किसके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाने लगे कि ये चीजें क्या हो रही है, गलत हो रही है, विद्रोह करने लगे। सर चार्ल्स नेपियर, ये कौन है, ये कमांडर इन चीफ है। कौन है, कमांडर इन चीफ। इन्होंने प्रोफेस्टेड मतलब इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसी कंडीशन आएगी कि सब लोग क्या करेंगे, जो भी जितने भी आर्मीज है ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, वो सब क्या करेगी, ब्रिटिशर्स का विद्रोह करेगी, उसके अगेंस्ट में जाएगी। ठीक है, कौन कहे थे, सर चार्ल्स नेपियर। प्रोफेस्टेड मीन्स इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया। अब जब ऐसा हुआ, सारे आर्मी के लोग क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे ब्रिटिशर्स का, तब डलहौजी ने क्या कहा, डलहौजी कहे कि इंडिया में जितने ब्रिटिशर्स की ट्रूप्स है, यूरोपियन ट्रूप्स है, मीन्स जो भी ब्रिटिशर्स की आर्मी है, उनको इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, ट्रूप्स मतलब है जो आर्मी है, जो सेना है, उसे क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए इंडिया में। ठीक है, नेटिव ट्रूप्स के से ज्यादा होनी चाहिए। नेटिव ट्रूप्स जो इंडिया के ही आर्मी थे, ब्रिटिश आर्मी के साथ इंडियंस आर्मी भी थी, तो क्या कहे डलहौजी कि इंडिया की आर्मी जितनी है, इंडियंस में जितने आर्मी के लोग हैं, उससे ज्यादा कर दिया जाए, यूरोपियन आर्मी को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया, यूरोपियन ट्रूप्स के को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जो चीज मतलब फिर ये इंक्रीज नहीं हो पाई थी। ये डलहौजी का जो प्लान था कि हम और ज्यादा आर्मी को ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो नेटिव ट्रूप्स है, जो इंडियंस की आर्मी है, वो क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, जो इनका प्लान फेल हो गया। ठीक है, और जो आर्मी थी इंडियंस की, उन्होंने पूरी तरह से इनका विद्रोह किया ब्रिटिशर्स का। समझ में आया, ये सब क्या थे, कॉजेस थे, कॉजेस समझ में आया। इन सब चीजों की वजह से इंडिया के जो सिटीजन्स थे या जो इंडिया के लोग थे, वो सब क्या, उनके अंदर मतलब ऐसा हुआ कि हम क्या करें, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट करना चाहिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाना चाहिए। ये कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ, 1857 में ये रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, मेन कॉज क्या था, मतलब ये भी कॉज थे, सबके अंदर ये मतलब सबके अंदर क्रोध था इस चीज का कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं। इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हो गया, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।